नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ईएसआईसी टेस्ट सीरीज की आंसर कीज। तो आज का हमारा टेस्ट पेपर है सेकंड। पहले पेपर की अपन ने आंसर की सॉल्व कर ली है प्रीवियस सेशन के अंदर। आज का हमारा सेशन रहेगा सेकंड, ये अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी ने टेस्ट दिया होगा, एंजॉय भी आपने किया होगा और टेस्ट के एमसीक्यूज का जो लेवल है वो भी आपने देख लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो आप सभी लोग हर एक टेस्ट को अटेंड ज़रूर करें और अपने साथी लोगों को वीडियो की लिंक एंड टेस्ट की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस टेस्ट की हम आंसर की सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा कैसा आपके एग्जाम में छप जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ए मैन इज प्रेस्क्राइब्ड लिथियम टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। The nurse is most concerned about the lithium toxicity when he notices which of these assessment findings। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ से 2-3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मैनिया जो डिजीज कंडीशन है उसके लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है। तो आप आंसर क्या करेंगे, लिथियम थेरेपी। या कौन सी ड्रग दी जाती है ये आपको पूछा जा सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, लिथियम। यहाँ पे ये बोला गया कि एक पेशेंट को जो है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखा है उसको लिथियम प्रेस्क्राइब की गई है। अब यहाँ पे आगे ये पूछना चाह रहा है कि अगर लिथियम टॉक्सिसिटी इस पर्सन को होती है, अगर बाय द वे इस पर्सन को लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है तो कौन से असेसमेंट फाइंडिंग इस पर्सन में, इस आदमी में आपको देखने को मिलेगी, इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन, द पेशेंट स्टेट he had a manic episodes a week ago. Next, the patient states he has been having diarrhea every day. Next, the patient has a racy pruritus on his arms and legs. Next, the patient presents as severely depressed. Next, a patient's lithium level is 1.3 mcg per liter। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, और जिन्होंने सही जवाब दिया है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, द पेशेंट स्टेट्स ही हैज बीन हैविंग डायरिया एवरी डे। यानी कि परसिस्टेंट डायरिया जो है वो लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के जो भी पेशेंट्स होते हैं जो लिथियम थेरेपी पे होते हैं उनको परसिस्टेंट डायरिया होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट जो फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे जो आपका फिफ्थ जो ऑप्शन दे रखा है, लिथियम का लेवल जो दे रखा है वो क्या है, नियर बाई नॉर्मल रेंज, यानी कि 0.6 टू 1.2 mcg पर लीटर जो है नॉर्मल लेवल होता है ये लिथियम का थेराप्यूटिक रेंज। तो ये नियर बाई है, मतलब जस्ट पास में है। तो ऐसा लिथियम टॉक्सिसिटी कब होगी, जब 1.5 या फिर 2 इससे अबव अगर लेवल जाता है तो वो आपकी टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट, तो ये तो डिप्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। एंड रेसिरुराइटिस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही आपको मैनिक एपिसोड, क्योंकि ये पेशेंट दवाई खा रहा है इसको ठीक होने की, तो ऐसे एपिसोड्स भी इसको नहीं आएंगे। टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा, परसिस्टेंट डायरिया। चलिए रेशनल में थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा नहीं दे रखा है, बट मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। परसिस्टेंट डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। परसिस्टेंट डायरिया होगा तो सीधी सी बात है पेशेंट को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। और ये क्या कर सकता है, लिथियम टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकता है। जब भी लिथियम थेरेपी दी जाती है पर्सन को या फिर किसी पेशेंट को, तो फ्लूइड ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है, यानी कि फ्लूइड इंक्रीज फ्लूइड इनटेक के लिए बोला जाता है। तो अगर परसिस्टेंट डायरिया होता है तो उसकी वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो ये असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो आप नोटिस कर सकते हैं इसको, मतलब ये अगर फाइंडिंग आती है मतलब ये कंसर्न करने वाली फाइंडिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए 65-year-old man is prescribed tamsulosin for BPH यानी benign prostatic hyperplasia. The patient lives in an upstairs apartment. The nurse is most concerned about which side effect of Flomax, यानी Flomax इसी का ब्रांड नेम है tamsulosin का। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 65 साल का आदमी है, पर्सन है, जिसको BPH बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हुआ है और इस पेशेंट को प्रेस्क्राइब की गई है टैम्सुलोसिन। और ये जो पेशेंट है वो अपस्टेयर अपार्टमेंट के अंदर रह रहा है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है
कि कौन सा साइड इफेक्ट टैमसोलोसिन का हो सकता है जिसको कंसर्न करने की ज़रूरत है, मोस्ट कंसर्नेबल है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए वैसे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन आपको मोस्ट कंसर्नेबल साइड इफेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन, नेक्स्ट टैकीकार्डिया, नेक्स्ट बैक पेन, नेक्स्ट है डिफिकल्टी यूरिनेटिंग। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा हाइपोटेंशन, ऑप्शन फर्स्ट। यानी टैमसोलोसिन अगर कोई बीपीएच का पेशेंट खा रहा है तो इसको किसके रिस्क है, हाइपोटेंशन के, यानी कि इस ड्रग से क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, हाइपोटेंशन, और ये कंसर्नेबल क्या है, आपका साइड इफेक्ट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रेशनल में देख लेते हैं इसके बारे में। हाइपोटेंशन कैन लीड टू डिजीनेस एंड रिस्क ऑफ इंजरी टू द पेशेंट। पेशेंट किसका है, बीपीएच का है, टैमसोलोसिन खा रहा है, तो इसको क्या हो सकता है साइड इफेक्ट, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा तो पेशेंट क्या रहेगा, डिजीनेस रहेगा, साथ ही साथ पेशेंट के इंजरी के रिस्क भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टैकीकार्डिया, तो यहाँ पे ये कंसर्नेबल हो गया, नहीं हो गया, ये कंसर्नेबल है। हाइपोटेंशन क्या है आपका, कंसर्नेबल साइड इफेक्ट। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया, ये भी क्या है, टैमसोलोसिन का साइड इफेक्ट है, लेकिन इमीडिएट सेफ्टी रिस्क जो है इसमें ज़रूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे इसको कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बैक पेन, ये भी टैमसोलोसिन का साइड इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये कोई सेफ्टी रिस्क नहीं है, इसलिए ये भी कोई कंसर्नेबल साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, जिसको टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हम डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। तो यहाँ पे डिफिकल्टी यूरिनेटिंग हो रहा है, तो ये क्या है, बीपीएच का साइन एंड सिम्टम है, यानी कि सिम्टम है बीपीएच का, नहीं मतलब ये कोई टैमसोलोसिन का साइड इफेक्ट नहीं है। डिसयूरिया क्या है, बीपीएच का सिम्टम है, साइड इफेक्ट नहीं है टैमसोलोसिन का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो साइड इफेक्ट्स है, लेकिन कंसर्नेबल कौन सा आपका, ऑप्शन फर्स्ट। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्या है, सिम्टम है बीपीएच का, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन इज रिसीविंग हेपेरिन subcutaneously, the patient has dementia and lives at home with a part-time caretaker. The nurse is most concerned about which side effect of heparin. ये टाइपिंग मिस्टेक, मतलब ये जो ऑप्शन है नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन हो सकता है टाइपिंग की वजह से रह गया, कोई बात नहीं। अपने को क्वेश्चन समझना है, उसका आंसर समझना है। देखिए एक पेशेंट है जिसको हिपेरिन थेरेपी चल रही है और सबक्यूटेनियसली उसको डेली हिपेरिन दिया जा रहा है। पेशेंट जो है वो डिमेंशिया से ग्रसित है, यानी डिमेंशिया बीमारी उसको हो रखी है, एंड वो अपने घर पर ही रह रहा है, और जो केयर टेकर है, पार्ट टाइम केयर टेकर उसके पास आता है और वो डेली उसके इंजेक्शन लगा के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, मोस्ट कंसर्नेबल साइड इफेक्ट, हिपेरिन का क्या मोस्ट कंसर्नेबल साइड इफेक्ट होगा जिसको आपको कंसर्न करने की जरूरत है। पहला ऑप्शन है बैक पेन, नेक्स्ट है फीवर एंड चिल्स, नेक्स्ट है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, नेक्स्ट है डिजीनेस। देखिए हिपेरिन अगर कोई पर्सन डेली खा रहा है तो इसको क्या रहेंगे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ये कंसर्नेबल क्या है, एक साइड इफेक्ट। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में जान लेते हैं इसके बारे में। A confused patient is at risk for injury themselves and at risk of hemorrhage should be injury occurs। देखिए पेशेंट है डिमेंशिया का, तो ये तो क्या है, कंफ्यूज पेशेंट है, तो इसको इंजरीज होने के भी बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, और इंजरीज होने के रिस्क होते हैं तो सीधी सी बात है हेमरेज भी होने के रिस्क होंगे, अगर इंजरी होगी तो हेमरेज तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है ये क्या है, कि कंसरेबल क्या है, साइड इफेक्ट है। ठीक है, बैक पेन वाइल इट कैन अकर इज नॉट एन इमीडिएट कंसर्न, मतलब बैक पेन अगर इसकी वजह से होता है तो ये इमीडिएटली कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये वापस ठीक हो जाए थोड़ी देर में। फीवर एंड चिल्स वाइल इट कैन अकर्स, इट इज नॉट एन इमीडिएट कंसर्न, डिजीनेस इज नॉट ए साइड इफेक्ट, यानी डिजीनेस तो आपका साइड इफेक्ट है ही नहीं हिपेरिन का, और अगर साइड इफेक्ट चिल्स फीवर एंड बैक पेन होता भी है तो ये कोई इमीडिएटली कंसर्नेबल नहीं है। जो इमीडिएटली कंसर्नेबल है वो क्या है, आपका रिस्क फॉर ब्लीडिंग, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ए फीमेल पेशेंट इज प्रेस्क्राइब्ड मेटफॉर्मिन फॉर ग्लूकोज कंट्रोल, द पेशेंट इज ऑन एनपीओ स्टेटस पेंडिंग ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, द नर्स इज मोस्ट कंसर्न अबाउट विच साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। एक फीमेल पेशेंट है जो मेटफॉर्मिन खा रही है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, पेशेंट जो है वो एनपीओ स्टेटस पे है, यानी अभी तक उसने कोई भी कुछ भी खाया पिया नहीं है, और वो वेट कर रही है कि उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो हो जाए।
ठीक है, इसके लिए वो क्या है, एनपीयू स्टेटस पे है। अब ये पेशेंट एनपीयू स्टेटस पे है, तो मेटफॉर्मिन का क्या साइड इफेक्ट इस महिला में देखने को मिलेगा जिसको कंसर्नेबल आप करेंगे, मोस्ट कंसर्नेबल रहेगा। मेटफॉर्मिन का क्या साइड इफेक्ट इस महिला में आ सकता है, किस पे है ये, एनपीओ पे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लो। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लोगे मतलब आप सही आंसर दे दोगे। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया मतलब आप आंसर सही नहीं दे के मतलब दे पाओगे और आप तुक्के लगा के आओगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है आपको, बहुत लोगों से आपको पीछे कर देती है। तो ये आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। मिनिमाइज जितनी मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम आपको करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेटफॉर्मिन खा रहा है तो कौन सा कंसर्नेबल साइड इफेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है डायरिया एंड वॉमिटिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिजनेस एंड डाउजीनेस, नेक्स्ट है मेटालिक टेस्ट, नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों होगा हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट क्या खा रहा है, मेटफॉर्मिन, किसके लिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, यानी डीएम का पेशेंट है, मेटफॉर्मिन वो खा रहा है। अब मेटफॉर्मिन खा रहा है मतलब वो ग्लूकोज को तो कंट्रोल करेगी, ड्रग जाएगी अगर अंदर तो वो तो अपना काम करेगी ही करेगी। पेशेंट ने भी अभी तक क्या नहीं किया है, कुछ भी खाया पिया नहीं है। क्यों नहीं खाया है, वो ये चाह रहा है कि मैं अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो करवा लूँ। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए वो कुछ भी खा पी नहीं रही है, ये फीमेल जो पेशेंट है वो कुछ भी मतलब खा पी नहीं रही है। तो इसको क्या साइड इफेक्ट होगा मेटफॉर्मिन का, ये ब्लड के ग्लूकोज को क्या कर देगी, ये ड्रग डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी, यानी पेशेंट को क्या डेवलप होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि क्या है, मोस्ट कंसर्नेबल है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो अपन ने प्रीवियस सेशन में यानी पहला जो आपका टेस्ट हुआ था उसके आंसर के अंदर अपन ने बात कर ली है। चलिए रेशनल में थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बारे में मैंने वैसे आपको बता ही दिया कि द पेशेंट इज एट रिस्क बिकॉज शी इज ऑन एनपीओ स्टेटस एंड कंटिन्यूइंग टू टेक एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग। मेटफॉर्मिन जो कि एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग है और वो कंटिन्यूसली खा रही है और एनपीओ स्टेटस पे है, तो हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को डेवलप हो सकता है, जो कि मोस्ट कंसर्नेबल साइड इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द नर्स इज रिव्यूइंग ए लैब रिजल्ट्स ऑफ ए पेशेंट टेकिंग लिथियम फॉर स्कीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। स्कीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर का एक पेशेंट है जिसको लिथियम दिया जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, इस पेशेंट के लैब रिजल्ट को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। देखिए क्या देखने को मिल रहा है, द लैब रिजल्ट शो दैट द ब्लड लिथियम वैल्यू इज 1.7 mcg per liter. What would the nurse take as a priority action? देखिए ब्लड वैल्यू जब आपने चेक की मतलब आपने देखी तो ब्लड में जो लिथियम की वैल्यू है वो 1.7 mcg पर लीटर फाइंड आउट होती है। और इसके बारे में अपन ने पहले वाले जो टेस्ट पेपर अपन ने सॉल्व किया है उसमें भी मैंने आपको लिथियम के बारे में बताया कि जो नॉर्मल रेंज वहाँ पे दे रखी थी 1.3, वो तो एक नॉर्मल नियर बाई नॉर्मल रेंज थी। और मैंने आपको ये बताया था कि 1.5 या उससे अबव अगर रेंज रहती है तो वो एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट्स दिखाएगी। और 2 से ज़्यादा अगर फाइंडिंग आती है तो वो टॉक्सिक रिएक्शंस यानी टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स, जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू 1.7 है यानी कि 1.5 से क्या है, अबव है। क्या है, 1.5 से अबव है। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि इस पेशेंट को लिथियम दिया जा रहा है और लिथियम की वैल्यू ये आई है, ब्लड लिथियम वैल्यू। तो अब बताइए एज ए नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। पहला ऑप्शन है इंड्यूस वॉमिटिंग, नेक्स्ट होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ लिथियम, नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एन एंटीएमेटिक, नेक्स्ट गिव द नेक्स्ट डोज ऑफ लिथियम। या तो आप क्या करवाएंगे, वॉमिटिंग इंड्यूस करवाएंगे, या फिर इस लिथियम के डोज को आप क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे, जो आप नेक्स्ट डोज देने वाले हैं उसको होल्ड करेंगे, या फिर एंटी एमेटिक ड्रग जो है वो आप एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर आप नेक्स्ट डोज को कंटिन्यूस देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो साइड इफ़ेक्ट्स इस ड्रग के आने वाले हैं वो तो आएंगे क्योंकि जो लिथियम लेवल है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका काम रहेगा वो रहेगा, जो नेक्स्ट डोज आप देने वाले हैं लिथियम की उसको क्या करना है, होल्ड करना है, रोक देना है। जो नेक्स्ट डोज आप दे रहे हैं उसको क्या करना है, होल्ड करना है। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इंटरवेंशन यहाँ पे रहेगा, ये आपका प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए रेशनल में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको ये बता ही दिया है कि लिथियम जो थेरापेटिक रेंज होती है वो 0.5 टू 1.5 mcg पर लीटर तक मानी जाती है, और अगर इससे ज़्यादा अगर वैल्यू जाती है तो वो टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करती है, और टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर रही है यहाँ पे ये वैल्यू। तो ऐसा क्यों करना कि पेशेंट को और ज़्यादा
जो बीमारी है उससे ज़्यादा जो अलग अलग सिम्टम्स है टॉक्सिसिटी की वजह से जो नज़र आएंगे वो और देखने को मिले, तो यहाँ पे क्या कर देना है, लिथियम की नेक्स्ट डोज को होल्ड कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट आस्क्स द नर्स व्हाई दे मस्ट हैव ए हिपेरिन इंजेक्शन, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स। देखिए पेशेंट जो है वो नर्स से पूछ रहा है कि ये मुझे हिपेरिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये क्यों लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा, क्या बेस्ट रेस्पॉन्स एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप इस पेशेंट को समझाएंगे। पहला ऑप्शन है हिपेरिन विल डिसॉल्व clots that you have. Next, heparin will reduce the platelet that make your blood clot. Next, heparin will work better than heparin. नेक्स्ट है हिपेरिन विल प्रिवेंट न्यू क्लॉट्स फ्रॉम डेवलपिंग। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस तो आपके गलत हैं जो यहाँ पे आपके सामने ही है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों ऑप्शंस क्या है, गलत है। यहाँ पे एक ऑप्शन सही है हिपेरिन इंजेक्शन को लेकर जो आपको पेशेंट पूछ रहा है, तो आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर बताना है कि ये जो हिपेरिन दिया जा रहा है आपको, ये क्या करेगा, न्यू क्लॉट्स डेवलप होने से प्रिवेंट करेगा। तो हिपेरिन का इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं उसको, ताकि न्यू जो क्लॉट्स डेवलप होने वाले हैं उनसे उसको प्रिवेंट किया जा सके। ऑप्शन 4 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। The nurse is reviewing a lab results of a patient who has presented in an emergency room. The lab results show that troponin T value is at 5.3 ng per ml. Which of these intervention, if not completed already, would take priority over the others? देखिए एक पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट है और उस पेशेंट की आपने क्या की है, लैब रिजल्ट्स देखा है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, आप लैब रिजल्ट चेक कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। जब आप लैब रिजल्ट देखते हैं तो उस पेशेंट की लैब फाइंडिंग में आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है, मतलब ट्रोपोनिन टी की जो वैल्यू है वो 5.3 Ng पर ml आपको देखने को मिलती है। और ये मैंने आपको एक बार पहले क्वेश्चन भी पूछा था ट्रोपोनिन टी की नॉर्मल वैल्यू को लेकर, और वहाँ पे ये जो वैल्यू है लास्ट मतलब जो मार्कर है इसके, जैसे Ng पर ml है, तो ये आपको एक ऑप्शन में दिया गया था, बाकी में mg mcg इस प्रकार से ऑप्शन में दिया गया था। वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के अंदर क्वेश्चन मिल जाएगा एज इट इज़। और बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया था क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये Ng पर ml होता है, mg पर होता है या फिर mcg पर ml होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रोपोनिन टी वैल्यू जो है वो आपको ध्यान रखना है Ng पर ml में आएगी। तो यहाँ पे देखिए अब क्या पूछना चाह रहा है, विच ऑफ दीज इंटरवेंशन, कौन सा इंटरवेंशन इफ नॉट कंप्लीटेड ऑलरेडी, जो पहले कंप्लीट नहीं हुआ है वो आप यहाँ पे एज ए प्रायोरिटी करना चाहेंगे, उसको आप क्या करना चाहेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, पेशेंट इमरजेंसी रूम में है, ट्रोपोनिन टी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऐसा कौन सा वो इंटरवेंशन है जो पहले से कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीटेड ऑलरेडी, पहले से वो इंटरवेंशन नहीं किया गया है, तो एज ए यहाँ पे आप प्रायोरिटी बेसिस पे वो प्रोसीजर या फिर वो इंटरवेंशन आप सबसे पहले करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है पुट द पेशेंट इन ए 90 डिग्री पोजीशन। नेक्स्ट है चेक whether the patient is taking diuretic. Next, obtain and attach defibrillator leads. Next, check the patient last ejection fraction. तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3, ऑब्टेन एंड अटैच डिफिब्रिलेटर लीड्स। भाई पेशेंट इमरजेंसी में आया, ये वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, तो ये जो एक्शंस है वो तो आप कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कि नॉट कंप्लीटेड ऑलरेडी, आपने पहले वो इंटरवेंशन नहीं किया है, तो एज ए प्रायोरिटी आप उस इंटरवेंशन को सबसे पहले करना चाहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑब्टेन एंड अटैच डिफिब्रिलेटर लीड्स। क्यों करेंगे, जो ट्रोपोनिन का नॉर्मल लेवल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कभी कभार कि जो नॉर्मल ट्रोपोनिन लेवल है वो कितना क्या होता है, तो 0.2 Ng पर ml, यहाँ तक जो वैल्यू है वो आपकी नॉर्मल के अंदर कंसिडर होगी या फिर इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे तो ट्रोपोनिन टी का लेवल देखिए 5.3, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट मर भी सकता है। तो भैया पेशेंट को अगर ज़िंदा रखना है तो यहाँ पे ये काम तो आपने कर लिए होंगे, जो आपने काम नहीं किया है वो है डिफिब्रिलेटर वाला, तो ये काम आपको करना है। नॉर्मल वैल्यू आपको पूछी जाए ट्रोपोनिन टी वैल्यू की तो आपको बतानी है 0.2 Ng पर ml या फिर इससे लेस देन वैल्यू जो है वो आपकी नॉर्मल कंसिडर की जाएगी।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रैशनल में देख लेते हैं। द पेशेंट इज अंडरगोइंग एन इमरजेंसी कार्डियक इवेंट। यहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट है और ये कार्डियक इवेंट है, यानी कि कार्डियक बीमारी से वो जूझ रहा है, इसलिए ट्रोपोनिन टी वैल्यू बढ़ा हुआ है। ट्रोपोनिन टी वैल्यू किस में बढ़ता है? ट्रोपोनिन का वैसे अपन चेक करते हैं एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह हुआ है उसमें अपन चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि किसको इंडिकेट कर रहा है वो भी देख लेते हैं आगे। नॉर्मल ट्रोपोनिन टी लेवल आर लेस देन 0.2 Ng/ml, ये आपका नॉर्मल वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिए। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द कॉज ऑफ डेथ, इज द मोस्ट केसेज ऑफ डेथ ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है ये डेथ का क्या है? कॉज है। मोस्ट ऑफ केसेस जो भी आते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के, वो किसके होते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के। तो ये कॉज ऑफ डेथ है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। डिफिब्रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन टू टेक प्रिवेंट डेथ। डेथ को अगर बचाना है, मतलब पेशेंट को जिंदा रखना है, तो क्या करना होगा? यहाँ पे डिफिब्रिलेशन का यूज करना होगा। डिफिब्रिलेशन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A nurse is caring for a patient undergoing a stress test on a treadmill. The patient turns to talk the nurse. Which of these statement would require the most immediate intervention? देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको आप क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस टेस्ट असेस कर रहे हैं। पेशेंट है ट्रेडमिल, स्ट्रेस टेस्ट पे, यानी ट्रेडमिल पे वो वॉक कर रहा है। एंड पेशेंट जो है वो जैसे ही टर्न आउट होता है और वो नर्स को कहना चाह रहा है, नर्स को कुछ ना कुछ वो कंप्लेन बता रहा है, यानी कुछ ना कुछ वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब देखिए क्या बता रहा है और ऐसी वो कौन सी फाइंडिंग उसने बताई होगी नर्स को कि जिससे कि नर्स क्या करेगी? मोस्ट इमीडिएटली इंटरवेंशन यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट उस पेशेंट ने या फिर उस पर्सन ने कहा होगा जिसको सुनने के बाद नर्स इमीडिएटली एक्शन में आई होगी? पहला ऑप्शन देखिए, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली थ्रस्ट एंड आई एम गोइंग टू गेट सम वाटर आफ्टर दिस। ट्रेडमिल टेस्ट जब किया जाता है, यानी ट्रेडमिल पे जब पर्सन होता है, तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है भाई, प्यास लगेगी और वो कहेगा मेरे को पानी पीना है, तो ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आई कैन फील माई हार्ट रेसिंग। नेक्स्ट है, मेरा हार्ट जो है वो फास्टली मुझे फील हो रहा है, मतलब जो धड़कन है हार्ट की, दिल की जो धड़कन है वो उसको फील हो रही है बहुत तेज़ी से, तो ये भी क्या है? नॉर्मल है। जब आप दौड़ लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या है? नॉर्मल है। नेक्स्ट है, माई शोल्डर एंड आर्म आर हर्टिंग। मेरे जो शोल्डर्स है और जो आर्म्स है वो हर्ट हो रहे हैं, उनमें पेन रेडिएट हो रहा है। ये फाइंडिंग अगर बता रहा है, यानी कि इमीडिएटली आपको क्या करना है? एक्शन लेना है। पेशेंट को क्या है? मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया है, तभी ये कंडीशन पेशेंट के द्वारा बताई गई है। और ये अगर फाइंडिंग, यानी ये अगर पेशेंट आपको बता रहा है, यानी कि आपको इमीडिएटली एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे वर्क करना है। नेक्स्ट, माय ब्लड प्रेशर इज रीडिंग इज 158/80। तो ये भी कोई कंसर्नेबल नहीं है। ये अगर पेशेंट ट्रेडमिल पे जब वो दौड़ लगाएगा तो देखो प्यास भी लगेगी, हार्ट बीट भी बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल फाइंडिंग है। यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है, माई शोल्डर एंड आर्म आर हर्टिंग, ये क्या है? कंसर्नेबल है, यानी कि पेशेंट को मायोकार्डियल इस्चीमिया हो रखा है, जिसका ये क्या है? क्लासिक सिम्टम है और तुरंत आपको यहाँ पे क्या करना है? एक्शन लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। यूनिलेटरल आर्म एंड शोल्डर पेन इज द वन ऑफ द क्लासिक सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया, द स्ट्रेस टेस्ट शुड बी हाल्टेड। और जब मायोकार्डियल इस्चीमिया किसी पर्सन को होता है तो स्ट्रेस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। यूनिलेटरल अगर आर्म एंड शोल्डर पेन हो रहा है, ये क्लासिक सिम्टम किसका है? एमआई का, सॉरी मायोकार्डियल इस्चीमिया का। यहाँ पे आपको क्या करना है? इमीडिएटली इंटरवेंशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। द नर्स इज रिव्यूइंग ए लैब रिजल्ट्स ऑफ ए पेशेंट हु हैज़ ए प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी रूम। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट है और उसके लैब रिजल्ट आप देख रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अब देखिए लैब रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? द लैब रिजल्ट शो दैट द BNP यानी कि बी टाइप न्यूट्रीयूरेटिक पेप्टाइड वैल्यू इज 615 यानी 615 pg/ml। ये लैब वैल्यू आपको क्या हुई है? देखने को मिली है। अब क्या पूछा गया है? व्हाट वुड द नर्स टेक द प्रायोरिटी एक्शन। ये लैब वैल्यू आपको देखने को मिली। अब आप बताइए एज ए नर्सिंग ऑफिसर सबसे पहले क्या एक्शन लेंगे? पहला ऑप्शन है, कॉल द कार्डियक, कॉल ए कार्डियक नोड
sorry cardiac code and implement emergency measures. Next, check the patient's oxygen saturation. Next, inform the physician that the patient has congestive heart failure. Encourage the patient to limit activity. Next, none of the above. यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड। आपको क्या करना है, अगर BNP बढ़ा हुआ है 615 PG/ml पर ml, अगर फाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है इस पेशेंट की जो कि इमरजेंसी रूम के अंदर ऑलरेडी एडमिट है, तो भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही जवाब है। सबसे पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। देन जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर अगर इसको डेवलप हो रखा है तो आपको क्या करना है, पेशेंट की जो एक्टिविटी है, जो लिमिट एक्टिविटी है, उसको क्या करना है, एनकरेज कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका क्या रहेगा, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। एन एलिवेटेड BNP इंडिकेटेड दैट देयर इज डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, यानी कि अगर BNP बी टाइप न्यूट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स अगर बढ़ा हुआ है, यानी किसको इंडिकेट करता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज CO आप बोल सकते हैं, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन वुड बी द एंश्योर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन आफ्टर एन असेसमेंट। असेसमेंट आपने कर लिया, यानी लैब वैल्यू आपने देख ली और आपको पता चल गया है BNP जो है वो बढ़ रहा है, यानी CO है, यानी कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना है, तुरंत ऐसी फाइंडिंग जैसे देखते हैं तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और एनकरेज कर देना है लिमिट एक्टिविटी, पेशेंट की जो लिमिट एक्टिविटी है उसको एनकरेज करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, A nurse is caring for a patient after a coronary angiogram. Which of these actions taken by a nursing assistant would most require the nurse immediate intervention? देखिए एक पेशेंट है जिसकी कॉर्नरी एंजियोग्राम जो है किया गया है, उसके बाद उस पेशेंट को आप केयर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो नर्सिंग असिस्टेंट है उसने ऐसा कौन सा एक्शन है जो लेगी, या फिर एज ए नर्सिंग ऑफिसर मोस्ट रिक्वायरेबल इमीडिएट इंटरवेंशन आप क्या करेंगे। तो देखिए ऐसे कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है, या फिर ऐसा कौन सा आप इमीडिएटली नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, द नर्सिंग असिस्टेंट फील्स द पेशेंट पिक्चर विथ आइस कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, द नर्सिंग असिस्टेंट एलिवेट द हेड ऑफ बेड टू 60 डिग्री ऑफ meal or for a meal. Next, the nursing assistant refills the ice packs laying on the insertion site. Next, the nursing assistant place an extra pillow under the patient's head on request. यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, द नर्सिंग असिस्टेंट एलिवेट द हेड ऑफ बेड फॉर 260 डिग्री फॉर ए मील। मतलब इस पेशेंट को जिसका कोरोनरी एंजियोग्राम किया गया है और एज ए नर्सिंग असिस्टेंट भी यहाँ पे वर्क कर रहा है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो कौन सा एक्शन जो है नर्सिंग असिस्टेंट लेगा जिससे कि आपको क्या करना है, इमीडिएट इंटरवेंशन आपको लेना है। मतलब ऐसा कौन सा वो काम कर जाए नर्सिंग असिस्टेंट जिसको देख के आपको गुस्सा भी आ सकता है और आपको काम भी करना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट अगर एलिवेट कर दे हेड ऑफ बेड को 60 डिग्री जब पेशेंट को खाना खिलाया जा रहा है फिर मील के टाइम पे, तो ये अगर फाइंडिंग यानी ये एक्शन अगर वो नर्सिंग असिस्टेंट लेता है तो तुरंत एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन लेना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा रेशनल में देख लेते हैं। For 3 to 6 hours after coronary angiogram, depending on the insertion site, the patient should have their bed on no higher than 30 degree and be on bed rest। भैया अगर पेशेंट के कोरोनरी एंजियोग्राम हुआ है तो 3 से 6 घंटे तक, बाकी डिपेंड करेगा इंसर्शन साइट पे, पेशेंट को 30 डिग्री से अबव जो है हेड को एलिवेट नहीं रखना है, 30 डिग्री से हायर आपको नहीं रखना है। पेशेंट को जब भी बेड रेस्ट देंगे 30 डिग्री एलिवेट द हेड या फिर इससे बिलो ही देंगे। यहाँ पे अगर नर्सिंग असिस्टेंट 60 डिग्री अगर हेड को एलिवेट कर रहा है यानी ये क्या है, गलत है। नर्सिंग असिस्टेंट ने ये क्या क्या किया है, गलत काम किया है। तो नर्सिंग ऑफिसर आप एज ए वर्क कर रहे हैं तो आपको गुस्सा भी आ सकता है और आपको यहाँ पे काम भी करना पड़ सकता है। तो आपका काम क्या रहेगा, तुरंत इस पेशेंट को जैसे ही इसने पोजीशन दी तुरंत आप जाए और इस पेशेंट की जो पोजीशन है वो 30 डिग्री से बिलो आप करके आए। तो ये आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे वर्क रहेगा। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चंस, ये भी
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से सभी टेस्ट को अटेंड कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक भी शेयर कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर आप कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जो दोस्त अभी पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट यानी कि हैच थर्ड यानी तीसरा टेस्ट पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल आपको फोर्थ टेस्ट का यानी कि जो फोर्थ टेस्ट है उसके आंसर की भी आपको मिल सकती है। यानी ये दोनों टेस्ट पेपर्स की आपको आंसर की कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।